आज से लगभग 5 लाख साल पहले हम इंसानों ने जब पहली बार आग को जलाना सीखा तो मानव जाति के लिए एक वरदान से कम नहीं था। ये पहली बार था जब हम एनर्जी को अपने शरीर के अलावा बाहर से इस्तेमाल कर सकते थे। आग ने हमें हीट और लाइट देकर आज इंसानों को यहाँ पहुंचा दिया है कि अब एनर्जी यानी ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमारे पास हजारों विकल्प मौजूद हैं। आपके घर की लाइट से लेकर के स्पेस में पृथ्वी के चक्कर लगाती सैटेलाइट्स और हमारा सूर्य सभी इसी एनर्जी से चल रहे हैं, जिसके ना होने पर हम तुरंत ही बिना हीट और लाइट के ठंड और अंधेरे के उस भयानक समय में पहुंच जाएंगे जहां इंसान तो क्या किसी भी तरह का जीवन भी नहीं बचेगा। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक हमारी एनर्जी की जरूरत लगभग आज से 2 गुना तक पहुंच जाएगी, जिसे पूरा करना हमारे लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं। ये किसी न किसी फॉर्म में बदलकर हमारे लिए इस्तेमाल के लायक बनाई जाती है। आपके घर में जल रहा बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो कि लंबे तारों द्वारा आपके घरों में बहुत दूर से पहुंचाई जाती है। इस एनर्जी को देने के लिए पृथ्वी के बहुत से संसाधनों यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी गिनती सीमित है। हर एक दिन में हम 17 टेरावाट एनर्जी को जला करके खत्म कर देते हैं, जो इतनी ज्यादा है कि इससे एक समय में आप 100 वाट के 170 अरब बल्ब जगाकर रात को दिन बना सकते हो। वहीं एनर्जी की बढ़ती डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम हर 15 सेकंड में एक ओलंपिक साइज मैदान जितना बड़ा तेल का भंडार खत्म कर देते हैं। पूरी एनर्जी 80% से ज्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर ही हम आज पूरी तरह निर्भर हैं, जो कि 2050 तक इतने कम हो जाएंगे कि भविष्य में एक एनर्जी संकट या क्राइसिस जन्म ले लेगा, जो इंसानों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होगा। पर क्या हम इस विनाश से बच सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है जो हमें लगातार एनर्जी की ऐसी सप्लाई कर सके कि हम इंसानों को फिर दोबारा किसी भी एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा के भयानक संकट का सामना न करना पड़े? आइए इस वीडियो में बड़ी गहराई से इसके बारे में जानते हैं और उस साइंस की ओर चलते हैं जो वास्तव में पूरी मानव जाति का भला कर सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये आपकी सोच को बदल कर रख देगा। आज के समय में आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका खाना और आपका मोबाइल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिना एनर्जी के नहीं चल सकते हैं। हमने फॉसिल फ्यूल से लेकर के न्यूक्लियर रिएक्टर और सोलर सेल्स बनाकर एनर्जी लेने की कोशिश की, पर ये सब कोशिशें आने वाले भविष्य में बढ़ती जनसंख्या और एनर्जी की डिमांड को देखकर फीकी पड़ रही हैं। फॉसिल फ्यूल सीमित हैं और वातावरण में जहरीली गैसें निकालते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एटम को तोड़कर बनाई जाने वाली न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशन के लिए खतरा है, और सोलर सेल से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए हमारे पास पावरफुल बैटरी नहीं है। ऐसे में केवल हमारी एक ही आस है और वह है सूर्य, यानी हमारा सन। यह विशाल तारा पिछले 5 अरब सालों से लगातार इतनी ऊर्जा रिलीज करता आ रहा है, जितनी ऊर्जा से हम एक दिन में ही अपनी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं। पर आखिर सूर्य में ऐसा क्या है कि वह इस हद तक एनर्जी रिलीज करता है, और आखिर वह इस एनर्जी को बनाता कैसे है? और क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी है जिससे हम पृथ्वी पर ही आर्टिफिशियल सन बनाकर रियल सन की कांस्टेंट एनर्जी को ले सके? आइए इसे जानते हैं। हमारा सूर्य एक विशाल तारा है, पृथ्वी से 3,33,000 गुना भारी, और अपने अंदर 13 लाख पृथ्वियों को समाने वाला ये तारा, ये स्टार अपनी एनर्जी अपने आप ही प्रोड्यूस करता है। हमारा सन जिस तरह अपनी एनर्जी बनाकर के चमकता रहता है, उस प्रोसेस यानी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन को अंजाम देने वाली चीजें बहुत बहुत गर्म होती हैं। ये इतनी गर्म हो जाती हैं कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई फिर आसपास बाउंस होते हुए घूमते रहते हैं, जिससे वह मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। भयानक गर्मी के कारण और न्यूक्लियाई के सेम पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियाई एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, जिससे बचने के लिए और कहें तो फ्यूज करने के लिए इनका बहुत तेज स्पीड में चलना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से ही ये अपनी रिपल्सिव नेचर को छोड़कर एक दूसरे से फ्यूज हो पाएंगे। इस तरह जब इनकी स्पीड बढ़ती है तो साथ में गर्मी भी बढ़ने लगती है, जो फ्यूजन होने तक करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। पर हमारा सूर्य थोड़ा चालाक है। ये अपने भारी मास होने की वजह से इन न्यूक्लियाई को करोड़ों डिग्री सेल्सियस के तापमान में नहीं पहुंचने देता है। सन की कोर बहुत मैसिव होती है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये इतनी हीट अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे अंदर मौजूद न्यूक्लियाई आपस में टकराकर फ्यूज होने लगते हैं, और जब ये फ्यूज होते हैं तो एक भारी न्यूक्लियाई को जन्म देते हैं,
जो अपने जन्म के साथ साथ एनर्जी को भी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी के इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। इसमें निकलने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे साफ ऊर्जा भी कही जाती है, जिसमें नाम मात्र भी कोई पॉल्यूशन या जहरीलापन नहीं होता है। तारों द्वारा निकलने वाली इसी एनर्जी को वैज्ञानिक अब पृथ्वी पर भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने नई पीढ़ी के फ्यूजन रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, जो अगर कामयाब होती है तो ठीक हमारे सन की तरह ही ये लगातार हमें क्लीन एनर्जी दे सकता है। पर ये जितना आसान हमें लगता है, ये उतना ही कठिन है। किसी दो एटम को प्लाज्मा में कन्वर्ट करके उनके न्यूक्लियाई को फ्यूज करना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिक अगर इसे कर पाए तो यकीन मानिए आप और मैं शायद कभी बिजली जाने और गाड़ी के पेट्रोल और हवाई जहाज के किराए के लिए चिंता भी नहीं करेंगे। खैर, ये सब एक तरफ, अब थोड़ा फ्यूजन की साइंस में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर फ्यूजन रिएक्टर को पृथ्वी पर बनाना मुश्किल क्यों है, और क्या ये वास्तव में हमारी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। हमारा सन और दूसरे तारे जिस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बनाते हैं, उस तरह हम अर्थ पर एनर्जी को नहीं बना सकते हैं। फ्यूजन करने के लिए हमें प्लाज्मा को अरबों डिग्री केल्विन तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के ये फ्यूज होना शुरू करेगा। फिलहाल वैज्ञानिक केवल दो तरीकों से ही इस प्रोसेस को कर पाते हैं, जिसमें पहला तरीका है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, जिसमें एक डोनट के आकार का डिवाइस बना करके प्लाज्मा को दबाया जाता है। इस डिवाइस को टोकामोक भी कहते हैं, जिसमें हैवी हाइड्रोजन को डालकर 50 लाख एम्पियर बिजली एक ही लूप में घुमाई जाती है। इतनी ज्यादा बिजली से टोकामोक में इतना जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो प्लाज्मा को इतनी हद तक दबाता है जब तक फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई तब 250 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर फ्यूज होकर के हीलियम में बदल जाते हैं, जो साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वह कम से कम 1 करोड़ 60 लाख वॉट जितनी होती है, जो एक बार में आपके 3 लाख 50 वॉट के एलईडी को रोशन कर सकती है। पर अगर हमें ये एनर्जी लगातार चाहिए तो हमें फ्यूजन भी बहुत देर तक बनाकर रखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। पर फ्रांस में IETR न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें 35 देश मिलकर काम कर रहे हैं, फ्यूजन एनर्जी को अगले 50 साल में हर इंसान के पास पहुंचाना चाहते हैं। वैज्ञानिक मिलकर के यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामेक बनाना चाहते हैं, जो लगातार हीट को प्रोड्यूस करके फ्यूजन प्रोसेस को चलाता रहेगा। बस इसके लिए हमें फ्यूल यानी हाइड्रोजन को लगातार डालना होगा, और ये मशीन अपने आप बिना किसी एनर्जी इनपुट के इस हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर, जो कि नॉन टॉक्सिक गैस है, साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती रहेगी। जब तक हम फ्यूल देते रहेंगे तब तक हमें साफ एनर्जी मिलती रहेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब हम आग लगाते हैं तो हम लकड़ियों को लगातार फ्यूल की तरह डालते रहते हैं और आग अपने आप जलती रहती है। जब तक हम फ्यूल देते रहेंगे तब तक हमें बिना मेहनत के आग और कहीं तो फ्यूजन एनर्जी मिलती रहेगी। फ्रांस में स्थित ITR का भी यही सपना है, जो अगर पूरा हो जाता है तो पूरी मानव जाति को बदल कर रख देगा। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रोसेस के बाद जो दूसरा प्रोसेस फ्यूजन करने का है वो है इनर्शियल कन्फाइनमेंट, जिसमें फ्यूजन फ्यूल के पैलेट्स को सुपर पावर लेजर की मदद से इतना गर्म किया जाता है कि वो खुद ही फट जाते हैं, जिसमें फ्यूल में बहुत हीट और डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे वह खुद ही फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने 2015 में सबसे ताकतवर लेजर से करने की कोशिश की थी, पर वे फ्यूजन करने में थोड़ा नाकाम रहे, जिससे केवल 1/3 एनर्जी प्रोड्यूस हो सकी। ये प्रोसेस हमारे पहले प्रोसेस से कम ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, जिसके कारण इस प्रोसेस पर कम ही ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इन दोनों प्रोसेस को देखकर लगता है कि हम फ्यूजन एनर्जी को पृथ्वी पर बना सकते हैं, पर वास्तव में जितनी फ्यूजन एनर्जी हम इन प्रोसेस से बनाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी हम इन प्रोसेस पर लगने वाले डिवाइसेस और फ्यूजन टेम्परेचर तक पहुंचने में खर्च कर देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो हमें कम एनर्जी के इस्तेमाल से फ्यूजन एनर्जी दे सके, जिससे हम अपने सपने पूरे कर पाएं। पिछले 50 सालों से हमने जितने भी प्रयास फ्यूजन एनर्जी को हासिल करने में किए हैं वो पूरी तरह कभी सफल नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में हम इस प्रोसेस को करके मानव जाति को वो चीज दे सकें जिसकी कल्पना भी कभी हमारे पूर्वजों और खुद हमने भी नहीं की थी। फ्यूजन एनर्जी इतनी एफिशिएंट है कि अगर हम एक गिलास पानी को फ्यूज कर दें तो हमें 150 लीटर तेल के बराबर तक एनर्जी मिल सकती है, और वो भी बिना किसी पॉल्यूशन और प्रकृति से छेड़छाड़ करके। मतलब एक गिलास पानी में आप पूरे भारत का सफर तय कर सकते हो, है ना कमाल। पर अगर हम पानी को लेकर ही फ्यूजन करते रहे तो हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी हमें चाहिए। पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत होती है,
पर अगर हमें सही फ्यूजन रिएक्शन करना है तो हमें हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स चाहिए होंगे जो हाइड्रोजन जैसे हों पर उनमें न्यूट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए हमारे पास ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मौजूद हैं, पर ट्रिटियम बहुत बहुत कम मात्रा में केवल 20 किलो ही पृथ्वी पर मौजूद है। तो हमें ड्यूटेरियम के लिए कोई और साथी चाहिए जो उसके साथ फ्यूज होकर हमें फ्यूजन एनर्जी दे सके। वैज्ञानिकों ने इसके लिए हीलियम 3 सबसे बेस्ट चुना है, जो कि हीलियम का आइसोटोप है, पर यह भी पृथ्वी पर बहुत ही कम है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने हमारे चांद की ओर देखा है, जिसमें हीलियम 3 आइसोटोप होने की संभावना है। यहाँ बहुत मात्रा में हीलियम 3 हो सकता है, जो अगर हम माइन करके अर्थ पर लाकर ड्यूटेरियम और हीलियम 3 को फ्यूज कराएं, तो जो फ्यूजन एनर्जी हमें मिलेगी वो इतनी ज्यादा होगी कि हजारों सालों तक पूरे विश्व को चला सकती है। एक पानी के ग्लास में मौजूद हाइड्रोजन से लाखों गुना ज्यादा एनर्जी ये दोनों आइसोटोप हमें केवल एक बूंद में ही दे सकते हैं, जिससे भविष्य में हमारे एनर्जी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की ये बातें जानकर और उसके रिएक्टर के मैकेनिज्म को समझने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये न्यूक्लियर एनर्जी है तो ये एकदम सेफ कैसे है और इसमें रेडिएशन क्यों नहीं है। हम चेर्नोबिल, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर का हादसा देख चुके हैं, तो क्या ये फ्यूजन रिएक्टर में रखा प्लाज्मा फटकर हमें खत्म तो नहीं कर देगा? क्या इसकी इतनी घातक एनर्जी हमें और आसपास की जगह को बर्बाद तो नहीं कर देगी? तो दोस्तों, फ्यूजन रिएक्टर किसी न्यूक्लियर प्लांट की तरह नहीं होता है जो कि फट जाए या फिर रेडिएशन फैलाकर लोगों को शहर खाली करवा दे। अगर इसमें कहीं भी कोई खराबी आती है या कन्फाइनमेंट फेल हो जाता है तो इसमें रखा प्लाज्मा तुरंत ठंडा हो जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगी। पूरा प्रोसेस एकदम रुक सा जाएगा, किसी तरह का कोई भी बम ब्लास्ट कुछ नहीं होगा। फ्यूजन हमें आज की तुलना में अरबों गुना ज्यादा क्लीन, सेफ और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी दे सकता है, जो पहले कभी भी किसी प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। पर दोस्तों, फ्यूजन के इतने फायदे होने पर भी ये कोई नहीं जानता है कि ये कमर्शियली कब हमारे पास मौजूद होगी और इसे बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। दूसरी बात, कोई भी इस तरह की एनर्जी कमर्शियली नहीं चाहता है, जिससे बाद में किसी को एनर्जी की सप्लाई की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल तो हमारे पास अभी वो ही पुराने साधन हैं जिसमें हम क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको फ्यूजन एनर्जी के बारे में बताया है कि ये कैसे पूरी दुनिया को बदल सकती है और इसे कैसे हम बना सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए और साइंस के बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाएं और इसे बुकमार्क कर लें। हर रोज नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो विजिट जरूर करें। इससे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 120 घंटे की मेहनत लगी है, जिसमें मैंने कई रिसर्च आर्टिकल्स के डेटा को कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतरीन और जल्दी वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें